नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि ईरान में बढ़ते तनाव के बीच दूतावास बंद कर दिए गए हैं। तेहरान में अब तक 6 देशों के दूतावास को बंद कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में भी ईरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में अब नहीं खुलेंगे 6 देशों के दूतावास। बुल्गारिया, चेक, पुर्तगाल ने भी अपने जो ऑफिसेस हैं उन्हें बंद कर दिया है। यानी कि ईरान में पूरी तरीके से बुल्गारिया, चेक, पुर्तगाल और इसके बाद स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है। राजनयिक जो है वो पूरी तरीके से अब वहाँ से हट गए हैं। तेहरान में अब 6 देशों के दूतावास नहीं खुलेंगे। तो पूरी तरह से इस वक्त इजराइल और ईरान में संघर्ष चल रहा है। लिहाजा संघर्ष को देखते हुए बुल्गारिया, चेक, पुर्तगाल ने, स्विट्जरलैंड ने, ये वो कंट्री हैं जिन्होंने अपने दूतावास को ईरान में बंद कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया समेत 6 देश ईरान में बढ़ते तनाव के बीच में ये फैसला लिया गया है, जहां पर दूतावास को बंद किया जा रहा है, मतलब बंद कर दिया गया है। इन 6 देशों ने बंद कर दिया है। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ईरान में पूरी तरीके से दूतावास बंद कर दिए गए हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सीटी परीक्षा जुलाई में लिए जाने की संभावना है। अब मुख्य सचिव ने ये पूरा बात कहा है। मुख्य सचिव ने सीटी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। अधीक्षकों के साथ बैठक किया गया है। तो उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गई है। उच्च स्तरीय बैठक हुआ है। इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने उपायुक्त पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की है। और हरियाणा में जुलाई में हो सकती है सीईटी की परीक्षा। तो हरियाणा में सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में जुलाई में सीईटी परीक्षा हो सकती है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक की गई। मुख्य सचिव ने सीईटी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। तो संभवतः अब ये संभावना है मुख्य सचिव के आदेश के बाद, मीटिंग के बाद, बैठक के बाद, जिसमें अब सीईटी की जो परीक्षा है वो जुलाई में लिए जाने की संभावना पूरी बन चुकी है। संभवतः ये जो परीक्षा है वो जुलाई में उसे करा लिया जाए। और सीईटी परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट। सीईटी परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की, जिसमें तमाम पुलिस अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ये उच्च स्तरीय बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक की गई। और जुलाई के महीने में संभवतः ये संभावना है कि जो सीईटी की परीक्षा है उसे करा लिया जाए। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं भर्ती आरक्षण पर सीएम यानी जम्मू कश्मीर के सीएम जो है उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पर चुनावी दोहरेपन का आरोप लगाया। उन्होंने सज्जाद लोन पर भी निशाना साधा है। कैबिनेट ने रिपोर्ट कानून विभाग को भेज दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भर्ती में आरक्षण को लेकर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती को वोटों की जरूरत थी तब उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को आरक्षण पर बात करने से सख्ती से रोका था। उमर ने सवाल उठाया कि जब वो अनंतनाग से चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने राजौरी और पुंछ में आरक्षण की बात क्यों नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने सज्जाद लोन पर भी तंज कसा कि जब वो सरकार के सबसे करीबी थे तब उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध ली। उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि कैबिनेट ने उप समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और अब ये रिपोर्ट कानून विभाग को टिप्पणी के लिए भेज दी गई है। मतलब इस रिपोर्ट को संज्ञान लिया जाए, इसके लिए पूरी रिपोर्ट को विभाग को सौंप दिया गया है। पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं? जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे।
कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई, सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? लेकिन अब अगर मुझे वक्त जाया करना होता, मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को, आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू में मुख्यमंत्री लोक सेवा और आउटरीच कार्यालय राबिता का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यह कार्यालय जनता से सीधे संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए खोला गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार लोगों से जुड़ेगी नहीं, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान कर पाना संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मंशा है कि जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ सुना और सुलझाया जाए। राबिता केंद्र इसी दिशा में एक मजबूत कदम है जो सरकार और जनता के बीच सेतु यानी ब्रिज का काम करेगा। जब हम ऐसे दफ्तर जो आउटसाइड दी सेक्रेटरी जब खोलेंगे और लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनके मसले मसाइल हल तभी हो सकेंगे। तो लिहाजा ये राब्ता एक पब्लिक दरबार समझ लें, राब्ता एक आम लोगों से कनेक्ट करने का तरीका सोच लें। जो भी तरीका जो है, मकसद एक ही है उमर साहब का, उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का, ऑनरेबल सीएम साहब का, कि लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और लोगों को लगना चाहिए कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और हमने जिस मकसद के लिए सरकार को चुना है वो मकसद हमारे। तो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने हालिया बारिश के दौरान जल भराव को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार मिंटो ब्रिज पर पानी नहीं भरा क्योंकि सरकार ने अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है और मिंटो ब्रिज उनमें शामिल था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तस्वीरों तो बहुत दिखाई, लेकिन मिंटो ब्रिज का एक भी तस्वीर नहीं दिखाई क्योंकि वहां जल भराव नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि मुंडका जैसे इलाके में जहां जलभराव की स्थिति बनी, वहां बीते 10 वर्षों में एक भी नाली का निर्माण नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब नालियों के निर्माण और जलभराव की समस्या के समाधान पर गंभीरता से काम कर रही है। उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहां पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था जहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फ़ोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गाँव के सामने मुंडका में, वहाँ का वो फोटो दिखा देते हैं मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहां पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। तो वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सम्मन भेजे जाने के बाद सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के नाम पर बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने चोरी की है और अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया कितने मामलों में जेल जाते हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सियासी हलचल भी अब तेज होती जा रही है।
मनीष सिसोदिया ने चोरी करी है, उसने शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमने देखा जितने भी स्कूल में जाते हैं, 4 साल पहले वहाँ पे कड़ी टुकड़ी की छत डाली और उसमें दरारें आ गई हैं, पानी गिर रहा है, बच्चे क्लासरूम में बैठ नहीं सकते और जिस क्लासरूम की कीमत वो जिस रेट पे बनना चाहिए था उससे डबल ट्रिपल का पैसे का भुगतान किया गया कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारी जांच चल रही है, सच सामने आएगा। अभी मनीष सिसोदिया कितने केस में जेल में जाएंगे। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वो मीडिया के कैमरों में कैद हुए और जानकारी के मुताबिक 22 जून को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका सर्वाइकल ऑर्थराइटिस का ऑपरेशन होना है। लंबे समय से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से नवीन पटनायक जूझ रहे हैं और अब इस सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक वो मेडिकल की निगरानी में भी रहेंगे। पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कथित कक्षा निर्माण घोटाले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जिस घोटाले में बुलाया गया है वो पूरी तरह फर्जी और राजनीति से प्रेरित है। आतिशी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार और उसकी एजेंसियां आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 200 से ज्यादा केस दर्ज कर चुकी हैं, लेकिन आज तक एक भी मामला साबित नहीं हो पाया और नहीं भ्रष्टाचार का 1 रुपया बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन चलाने में विफल रही, चाहे बात जलभराव की हो, बिजली संकट की हो या स्कूल फीस वृद्धि की, हर मोर्चे पर सरकार नाकाम रही। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक रोड के उद्घाटन से पहले पिक्चर गैलरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया, यानी कि काम कितनी तेजी से चल रहा है और कितना बेहतर हो रहा है, इसका जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और समयबद्धता यानी समय रहते हुए गुणवत्तापूर्ण काम को प्राथमिकता दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और मजबूती देने के साथ साथ आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम व्यापक तैयारियां की गई थी। तो वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग तालुका स्थित शाहपुर थेरंड औद्योगिक क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। नाराज किसानों ने रायगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। शेतकरी संघर्ष समिति पेजारी और धाकटे शाहपुर डिवीजन के नेतृत्व में किसानों ने 4,80,894,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दर की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार ने अधिग्रहण क्षेत्र को लेकर उन्हें गुमराह किया और बिना नोटिस के अधिग्रहण प्रक्रिया चलाई गई। आंदोलनकारी किसानों ने राज्य के उद्योग मंत्री से बैठक की मांग की और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं किसान हूँ
और यहाँ जो सब आए हुए हैं ये बाधित शेतकरी मतलब जिनको नोटिस मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब यहाँ बंधु और भगिनी यहाँ मौजूद है। हमारा एक ही न्याय तत्व से मांग है कि हमारा ये ज़मीन के लिए जो गवर्नमेंट का फार्मूला है वो हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए। रेडी रेकनर 1,03,00,000 होने के बजाय गवर्नमेंट ने वहाँ 14 लाख कुछ फिगर वहाँ डाली है, तो वो जो आने वाली रकम है वो बहुत कम है। उसके साथ ही साथ 15% 15% विकसित ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, पुनर्विकास गाँव वालों का होना चाहिए। उसके साथ ही साथ नौकरी की हमें मिलनी चाहिए जो यहाँ होने वाला है, और जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें कलेक्टर साहब या मंत्री महोदय या आमदार साहब वो जो कमेटी है उसके साथ बाधित जो शेतकरी है यहाँ का उनकी मुलाकात होनी चाहिए, उनकी मीटिंग होनी चाहिए। बाकी के गांव के शेतकरी लेके वहाँ मीटिंग। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडौल विकासखंड में स्थित रंगोरा शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। स्कूल में लगातार 5वें दिन भी ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है और उनका कहना है कि बीते 10 वर्षों में शिक्षक नहीं है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। 16 जून से प्रदेश भर के स्कूल खुल चुके हैं मगर यहां पढ़ाई शुरू नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और शिक्षा विभाग के अधिकारी अब तक पूरी तरीके से मौन है। बार बार मीडिया में खबरें आने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया इनकी तरफ से अभी तक नहीं दी गई। बहुत कम ही स्कूल में ओकर कारण से गुरुजी के मांग करत हन हमार शिक्षा बहुत कम है और एक जन शिक्षक ला यहाँ से निकाल के ले गए। लगातार कई वर्षों से लगभग 10 वर्षों से हो गया है गुरुजी के मांग करत हन, लेकिन हमार गांव रंगोरा ला एक भी गुरुजी बार नहीं भेजते। ऊपर से यहाँ के शिक्षक कम है, ओकर बावजूद भी यहाँ के शिक्षक ला दूसरा जगह ट्रांसफर कर देते, जेकर नाम से हमारे छोटे छोटे बच्चे मन के पढ़ाई है बहुत कमज़ोर हो जाते। आगे जाके मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी के सामना कर पड़ा थे। तो वार्ड नंबर 1 के पंच हूँ और यहाँ आज 10 साल हो गए, मतलब हम मांग करत हन गुरुजी के, लेकिन पूरा नहीं हो पाते। मतलब आज दी हो कल दी, हाँ कहते हर साल मांग करत हन लेकिन नहीं हो पाते। ओकरे पर आज हम सब गांव मिल के धरना धरे हैं। स्कूल में लड़का मन के शिक्षक नहीं है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तालाबंदी लगा रहे हैं। जब तक से गुरुजी नहीं आएंगे स्कूल का ताला नहीं खुलेगा। हमारे स्कूल में शिक्षक बहुत कम है, इसीलिए शिक्षक के लिए हम मांग कर रहे हैं। बहुत कम ही स्कूल में ओकर कारण से। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 50,000 का इनामी और कुख्यात अपराधी राजू खान पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। शिकोहाबाद में दंपत्ति की नृशंस हत्या और वृद्धा पर लूट और हत्या की कोशिश में वांछित राजू खान को पकड़ने के लिए एसएसपी सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया। मुठभेड़ के दौरान राजू खान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत भी हो गई। पुलिस ने उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और खून से सना सामान बरामद किया। डीआईजी आगरा रेंज द्वारा उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्समय ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसके अनावरण के लिए पिछले 2.5 महीने से जनपद फिरोजाबाद की एसओजी सर्विलांस टीम, थाना शिकोहाबाद की टीम, कुल 5 टीमों का गठन किया गया था, जो कि निरंतर कई सारे सीसीटीवी कैमरे आदि चेक कर रहे थे। इसी दौरान 15 और 16 जून की रात्रि में इसी प्रकार की एक और घटना कारित हुई, जिसमें कि अपने घर के बाहर गाय भैंसों के पास खाट पर सो रही एक वृद्ध महिला, उनके साथ भी लूटपाट करने की नीयत से भारी उन पे चोट पहुंचाई गई, उनके सर पे और मस्तक पे। तो वहीं पुणे के बागौली इलाके में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। नालों पर अतिक्रमण के कारण पानी का बहाव रुक गया है और सोसाइटियों, दुकानों और होटलों में पानी भर गया है। खासतौर पर
केसनंद रोड की हालत तो सबसे खराब है। सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं और बारिश का पानी ड्रेनेज मिल में जाने की बजाय सड़कों पर फैला हुआ है। इलाके में दुर्गंध फैल गई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वजह से नागरिकों का यह आरोप भी है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद पुणे महानगर पालिका ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने तुरंत अतिक्रमण हटाने और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 एक बार फिर शुरू हो गई है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोविड के चलते पिछले 5 सालों से ये यात्रा रुकी हुई थी और अब एक बार फिर देश भर से श्रद्धालु मानसरोवर की ओर रवाना हो रहे हैं। पर्यटन मंत्री टीटी भूटिया ने कहा कि इस ऐतिहासिक यात्रा से सिक्किम के पर्यटन को भी बड़ा लाभ मिलेगा और नाथुला दर्रे का महत्व बढ़ेगा। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के अधिकारी भी साथ हैं और सभी जरूरी इंतजाम पूरी तरीके से किए गए हैं। यात्रा अगस्त तक चलेगी और सभी यात्रियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील भी की गई है। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। आज एक 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहे हैं जहाँ पे हमारा भारत का सभी कोने से भक्तजन और श्रद्धालु जो मानसरोवर और ये मानसरोवर के लिए रेडी होकर आज यहाँ से फर्स्ट बैच सिक्किम का नाथुला गेट से रवाना होने जा रहा है। इसीलिए ये क्षण के लिए अभी हम लोग हमारा सिक्किम का सम्माननीय गवर्नर साहब को वेट कर रहे हैं। वो गवर्नर साहब अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे वहाँ का अराइवल हो गया। और ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले काफी समय से केंद्र की सरकार ये चाहती थी कि हमारी मानसरोवर की यात्रा कितना जल्दी शुरू हो। कई प्रकार के व्यवधानों को टालते हुए और इस समय जो पूरी दुनिया का वायुमंडल है उसको भी ध्यान में रखते हुए बराबर आग्रह बना रहा। और मैं एक बार पुनः आपको आशीर्वाद भी दूंगा बड़ा होने के नाते और धन्यवाद दूंगा कि आप सबका सौभाग्य इस पहले दौर में 10 टीम जाएगी यहाँ से। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में रहेंगे। इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी। अमित शाह रायपुर और बस्तर का दौरा करेंगे और करोड़ों लोगों को सौगात देंगे, करोड़ों का सौगात देंगे। खास बात तो यह है कि रायपुर में 40 एकड़ भूमि पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU की स्थापना होगी, जिसकी लागत लगभग 350 करोड़ यानी 350 करोड़ रुपए है। इस सत्र से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू होगी और ट्रांजिट बिल्डिंग भी जल्द तैयार की जाएगी। साथ ही विजय शर्मा ने बताया कि नक्सली घटनाओं में शहीद हुए परिजनों को अब पुरानी पोस्टिंग के स्थान पर कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। बाईस और 23 तारीख को यहाँ है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की जमीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की बहुत सारे इसमें।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में धूलकोट डाट काली मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर मौत भी हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने भी राहत कार्यों में मदद की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव जिक्रीवाला के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार सभी लोग नुमाइश मेला देखकर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल बच्चों को पहले CHC अफजलगढ़ लाया गया, जहां से उनकी नाजुक स्थिति को देखकर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया। एक्सीडेंट का केस आया था जिसमें 4 लोग यहाँ पे आए थे, लाए गए थे और जिनमें से एक जो है ब्रोड डेड था, वो लाते डेथ हो चुकी थी उसकी पहले। एक बहुत ज़्यादा सीरियस था और 2 बच्चे और थे जिनको फ्रैक्चर थे, उसको भी फ्रैक्चर था और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही थी उसको, इन बच्चों को भी। और हमने इनको जो फर्स्ट एड यहाँ पे दे सकते हैं, जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो किया उनको, और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हो गई इस मामले में? इसमें 2 लोग, एक तो यहाँ पे जो आए थे वो डेथ थे और एक दूसरा यहाँ पे जिसकी दूसरे की यहाँ पे डेथ। रेफर कितने डॉक्टर साहब? रेफर 2 बच्चे, वैसे तो तीनों ही रेफर थे लेकिन एक। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।